अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तो आज रेडी हो जाएँ सरप्राइज़ के लिए क्योंकि आज हम लोग इस नावल को इख्तिताम करने वाले हैं। करना मैंने कल पोस्ट था लेकिन आज पोस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तुम मेरे होके रहो, इक़रा गुलनाज़ की आखिरी किस्त। हैं बड़े अजीब से वास्ते कि गुरेज़ पास सभी रास्ते। वो तेरी निगाह के फ़ासले, ये मेरी नज़र की मसाफ़तें। दिन अपने मखसूस वक्त में खुशगवारियत लेकर आया था, मगर इसके अंदर की जो बेचैनी थी और अफसरदगी थी, वह हंसते मुस्कुराते बच्चे, माशी मसाइल में फंसे लोग, अपनी अपनी मंजिलों की तरफ गामजन आगे बढ़े हुए मुसाफिर, सब कुछ बेमायनी सा लग रहा था। हर चीज से उसको बेजारी और उलझन होने लगी। सुबह को नाश्ता करने के बाद वो घर से बाहर निकल आया था और बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। वो अपनी कैफियत खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर समीना बेगम ने उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो क्या जवाब देगा? इसी कश्मकश में वो यहाँ वहाँ गाड़ी दौड़ाता रहा और इसी नतीजे में पहुंचना बेसूद रहा। कुछ सोचते हुए उसने गाड़ी का रुख रामीन के घर की जानिब कर दिया। वो किसी एक नुक्ते पर रुक जाना चाहता था। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। वो रामीन के घर के बाहर आकर रुका तो बेल देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गेट पर मुलाजिम किसी काम से निकला था तो इसको बेल देने की नौबत नहीं आई। वो पहले भी कभी कभार आ जाता, इसलिए मुलाजिम ने अंदर जाने के लिए गेट खोल दिया और वो सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया। लॉन में सरसरी सी नजर डालकर वो घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अंदर ड्राइंग रूम में बातें करने की आवाज आ रही थी। एक शनासा आवाज उसके कानों में पड़ी और इससे पहले कि वो सलाम करके इसे मुतवज्जो करता, लेकिन अपने नाम का जिक्र सुनकर वो एक पल को रुका। रामीन और उसकी आपी बातों में मगन थी और इनकी इस जानिब पुश्त थी, इसलिए वो इसे नहीं देख पाई। वो मौजूद बहस इसकी जात थी। मुझे लगता है अब तुम ये बेवकूफ़ियाँ करना बंद करो और अपने काम पर फ़ोकस करो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ताबिश जैसा समझदार लड़का तुम्हारी अहमकाना बातों में कैसे आ गया? रामीन की आपी राहिला ने ताज्जुब से कहा। अहमकाना नहीं बल्कि मुस्लिहाना और दूरअंदेशी कहें। उसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो बेवकूफ़ियाँ करती रहूँ। उसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। इसमें अक्लमंदी भी नहीं है। ताबिश तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और महज तुम्हारे कहने पर उसने उस लड़की से शादी कर ली। और एक तुम हो कि तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। उनके बीच क्यों गलतफहमियां डाल रही हो? मैं गलतफहमियां नहीं डाल रही, बस उस लड़की को उसकी औकात याद करवाती हूँ। ताबिश ने भी मुझसे गलत बयानी की थी। उसने सुमामा का जैसे जिक्र किया था वो तो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। ताबिश की बदलती निगाहें मुझसे मख्फी नहीं है। हमदर्दी और घर का फर्द होने पर वो जो उसकी हैसियत से ज्यादा उसको अहमियत दे रहा है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने तनफ्फुर से नफी में सर हिलाते कहा। वो उसकी बीवी है, तो तुम्हें क्या मसला है इसकी नवाज़िशात से? अगर इसने तुमसे झूठ बोला था तो तुम्हें अपनी राहें बदल लेनी चाहिए थी। वो एक शादीशुदा है और उसकी अपनी अपनी माँ का फर्माबरदार भी। राहिला ने समझाते कहा। इस बात का तो दुख है, वो आंटी के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव है और इसलिए वो मेरे लाख मना करने के बावजूद शादी के लिए इसरार करता रहा। मैं टिपिकल लड़कियों की तरह शादी के बाद सास और शौहर की खिदमत नहीं कर सकती जैसे आप करती हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ है, उसे प्राइवेसी चाहिए, स्पेस चाहिए। रिश्तों में अब बहू लाने का मतलब ये तो नहीं कि सारे घर की जिम्मेदारी इसके सर पर ढालकर घर वाले खुद को महज तारीफ और तनकीद तक महदूद कर ले। इंसान की अपनी सोच और ख्वाहिशात भी तो हैं, इनको तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ताबिश मुखातिब करने ही वाला था कि राहीला आप ही दोबारा बोली। तो ये सब वो दे तो रहा था। घर में उसकी अम्मी के अलावा और कौन है जो तुम्हें कौन है जिसे तुम्हें प्राइवेसी चाहिए? राहीला ने ताज्जुब से कहा था। उसका अपना ससुराल भरा पड़ा था। घर, शौहर, सास, ससुर और नंद के कामों के बाद बच्चों की देखभाल एक ऐसा सिलसिला था जो कई सालों से उसके नातवा कंधों पर लाद दिया गया था। इसके पास अपने लिए भी वक्त नहीं था और ऐसे में रामीन का ताबिश जैसे रिश्ते के लिए इनकार करना वो अफसोस ही कर सकती थी। मुझे मालूम है वो सारी सहूलियत दे रहा था, लेकिन मैं आंटी के पीछे हर वक्त की दमछल्ला बनकर नहीं रह सकती। मुझसे उनकी फ्री में दिलजोई और बाकी काम नहीं होते जैसे वो सो कॉल्ड सुमामा करती है। मैं ये चंद साल इस सुकून और इत्मीनान से गुजारना चाहती हूँ, ना कि उनकी खिदमतें करने में ज़ाया कर देना। मुझसे नहीं होते ये घर के काम काज। इसलिए मैंने ताबिश को साफ लफ्ज़ों में वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दिया था। सुमामा का बाप इससे जान छुड़ाना चाह रहा था। उसके बाप की अपनी मजबूरी थी और अगर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इसे बहुत सी सहूलियत और तहफ़्फ़ुज़ भी तो दिया है। वो आंटी की ये देखभाल कर लेगी तो क्या हो जाएगा?
बल्कि इससे बढ़कर ही कर रही है ताबिश। जब से वो ज़िंदगी में आई है, उसे हर तरह की सहूलियत दे रहा है ताबिश। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक दिलवा दी, मगर उसकी बदलती निगाहें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसने मुझे बताया था कि वो एक आम सी लड़की है, जबकि वो अच्छी-भली, पढ़ी-लिखी और समझदार लड़की है। वो जो वहाँ हमेशा रहने के ख्वाब देख रही है, वो मैं पूरा नहीं होने दूँगी। वो ये सब डिज़र्व नहीं करती जो मेरी बदौलत उसे ये सब मिला है। इसको तो मेरा शुक्रगुज़ार होना चाहिए, मगर अब तो ताबिश भी इसकी फ़ेवर करने लगा है। मुझे सिर्फ़ उसकी औकात याद दिलानी है। उबैद के हवाले से ताबिश के ज़हन में कुछ ऐसे खदशात और शक को डाला है, वो चाहकर भी इन सब बातों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। इसने यूँ बताया जैसे बड़े फ़ख्र का काम किया हो। ताबिश जो खामोशी से सुन रहा था, पहले तो इन्हें मतवज्जो करने लगा था और फिर सोचते हुए रुक गया। रामीन के ख़यालात जानने का उसे नायाब मौका मिला था, जो उसे कभी आसानी से नहीं मिलना था। वो कभी इस तरह अपने मनफ़ी ख़यालात उसके सामने न रखती। वो मुठियाँ भींचे अपनी जगह पर खड़ा रहा। रामीन, संभल जाओ। क्यों इनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? अगर वो इसकी फ़ेवर करता है, तो इसमें गलत भी क्या है? तुम्हें लड़कों की कमी नहीं है, अच्छी खासी पढ़ी-लिखी और खूबसूरत हो। इस मासूम सी लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो? पहले खुद ही उसकी ज़िंदगी में शामिल किया और अब उल्टी-सीधे तदबीरें सोच रही हो? मैं इसके पीछे नहीं पड़ी, बल्कि वो अपनी हैसियत से बढ़कर ख्वाब देखने लगी है। मैं तो सिर्फ़ इसकी हैसियत वाज़ेह कर देना चाहती हूँ। ताबिश को मैंने शादी से पहले बता दिया था कि वो कुछ अरसा अपने नाम के साथ जोड़े रखे। फिर उसकी किसी मिडल क्लास लड़के के साथ शादी करवा देंगे और उसे फ़ाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। अब वो अपनी खूबसूरती और अपनी सादगी से सबको मुतासिर करने में लगी है और मैं उसे कामयाब नहीं होने दूँगी। उबैद के चक्कर में ऐसा फँसाऊँगी कि कोई भी चाहकर उसकी तरफ़दारी नहीं कर सकेगा। आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। यकीनन वो अपनी चहेती का ये सदमा सह भी नहीं पाएँगी। उसने अपनी आगे की प्लानिंग बताते हुए नॉर्मल से अंदाज़ में कहा था। रामीन का नॉर्मल अंदाज़ ताबिश ताबिश के अंदर बाहर आग भड़का गया था। वो इसके अंदर नेगेटिव सोच रखती हैं, इसको यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो तो समझता था वो दिल की साफ और ज़बान की थोड़ी तेज़ है, इसलिए जो इसके दिल में होता है वो कह देती है। उसे अब मालूम हुआ था कि वो सबको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कब, किसको और कितना इस्तेमाल करना है वो सब कुछ तय कर चुकी थी। वो तो उसे मुखलिस दोस्त समझता रहा था, पर वो सिर्फ़ उसे दोस्ती की आड़ में इस्तेमाल कर रही थी। कुछ भी कहे बगैर वो उल्टे कदम लौट जाना चाहता था और जैसे ही वो तनफ़्फ़ुर से पीछे को मुड़ा, तो पास पड़े शीशे के गुलदान से उसका हाथ टकराया और अगले ही पल ज़ोरदार आवाज़ के साथ शीशे का गुलदान फ़र्श पर गिरा था। काँच से बने गुलदान के टुकड़ों में बँटकर दूर तक फैल गया था। उन्होंने घबराकर पीछे को मुड़कर देखा। ताबिश को सामने देखकर उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उन्होंने बौखलाकर एक-दूसरे की जानिब देखा। सही मानों में रामीन के हाथों के तोते उड़ गए और वो इस उलझन में थी कि क्या ताबिश ने सब सुन लिया है या फिर वो अभी आया है। मगर इसके तने तासुरात से साफ पता चल रहा था कि वो इनकी बातें सुन चुका है। उसने एक उचटती निगाह इन पर डाली थी और इन कांच के टुकड़ों को बेदर्दी से रौंदता हुआ आगे बढ़ गया और रामीन को यूं लगा जैसे वो उसकी जात, मान, भरोसे और दोस्ती को रौंदते हुए आगे बढ़ा हो। पहले तो कुछ रामीन को समझ नहीं आया वो क्या करे। फिर अगले ही पल वो होश की दुनिया में वापस आई और भागते हुए उसके पीछे आई। ताबिश! इसका नाम पुकारा था। इसको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। तो जनाब हम लोग यहाँ पे लेते हैं थोड़ी-सी ब्रेक। आप लोगों को अब न्यू नॉवल हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं और नाम उसका मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन ये है कि ये गैंगस्टर बेस्ड नॉवल है, फ़ोर्स्ड मैरिज है और इसमें डिफरेंट सी स्टोरीज़ हैं। आउट ऑफ कंट्री में इसको बताया गया है इसका और स्ट्रॉन्ग गर्ल है, रूड बॉय बड़े मज़े की स्टोरी होने वाली है। तो ये स्नेक पिग्स आप लोग देख रहे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी नहीं भी पढ़ी ना वो स्नेक पिग्स पढ़ लें और अब आप लोगों को आई थिंक सो ये ईद पे नावल आएगा, आई थिंक सो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें और याद रखिए उनमें ये एक नावल भी होगा। स्नेक पिग को ज़हन में रखिएगा ताकि आप लोगों को आसानी मिले। चलो जी, लड़की का नाम डार्लिंग है और डार्लिंग अपने जो बॉस साहब से हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर नज़र आती हैं, जो कि टाइगर साहब हैं। तो ख़ैर मेरा ख़्याल में इतना नाम लेना ज़्यादा काफ़ी होगा, क्योंकि ये नाम भी बड़े एक
खूबसूरत सा, रोमांटिक सा और दूसरा बड़ा ज़बरदस्त जबर वाला। ख़ैर एनीवेज़ अब हम लोग चलते हैं अपने नावल की जानिब। मेरी बात तो सुनो। वो भागते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या बोले। वो सख्त तासुरात लिए आंखों में गुस्सा होने के बावजूद वो रुक गया था। उसने दांत पीसते हुए रामीन की जानिब देखा था। रामीन, और क्या रह गया है सुनने के लिए? सब कुछ तो वाज़ेह हो गया है। तुम्हारे दिल में जो ख़यालात थे, वो मैं अच्छे से जान गया हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर मनफ़ी ख़यालात रखती हो हमारे बारे में। और मैं सारी ज़िंदगी ये समझता रहा कि तुम मुझे समझती हो। तुम्हारे कहने पर मैं इतना अरसा अम्मी को टालता रहा। मुझे लगा तुम मुझसे सबसे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग करती हो, मगर ये मेरी भूल थी। उसने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तो सिर्फ़ आप ही से बात कर रही थी, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं और ना मैं ऐसा कोई नियत रखती हूँ। उसने खुद को अच्छी साबित करने की नाकाम कोशिश करती कहा, जबकि इसकी आँखें और ज़बान कुछ और बयान कर रही थी। बस करो रामीन, पहले तुम खुद को तो समझ लो, फिर मुझे भी समझा देना। मैं तो यहाँ तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने और उसका हल निकालने के लिए आया था। लेकिन तुमने मुझे फैसला करने में बहुत आसानी और बहुत मदद की है। मुझे अब अपना फैसला करने और इस पर कायम रहने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। कैसा फैसला? उसने नासमझी से कहा था। इससे तुम्हें आगाह करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। तुमने ना सिर्फ मेरा एतबार तोड़ा है, बल्कि सुमामा के मुतालिक मेरे ज़हन में जो शक डाला है, उसके किरदार को मशकूक बनाया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। सुमामा को और उसके किरदार को मैं अच्छे से जानता हूँ। फिर भी तुमने मेरे ज़हन में शक का बीज बोया, जो मुझसे बात करते हिचकिचाती है और तुम्हें लगा वो किसी अजनबी और गैर शख्स से अपने ताल्लुकात बढ़ाएगी। जो लड़की अपने हस्बैंड से मोहब्बत करने के बावजूद उसको अपनी जानिब मायल नहीं कर सकती, वो किसी दूसरे को कैसे मुतवज्जो करेगी? तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बातों का वो मतलब नहीं था। उसने कहना चाहा। तुम्हारी नीयत और तुम्हारे मतलब मैं अच्छे से जान गया हूँ। अब तो मुझे मज़ीद अपनी बातों में फंसा नहीं सकती। इतना सब कुछ करने और सोचने से पहले हमारी इतने सालों की दोस्ती का ही ख़याल कर लिया होता। ताबिश प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम्हें मालूम है ना, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ। हमारे दरमियान तय हुआ था कि तुम कुछ सालों के बाद डाइवोर्स दे दोगे। फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा था। तुम भूल रही हो, ये सारे मशवरे तुमने मुझे दिए थे और मैंने हाँ नहीं की थी। मुझे तुम्हारा मशवरा तब भी बुरा लगा था और अब तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा था। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगा। मुझे तुम्हारी और ना तुम्हारे किसी भी मशवरे की ज़रूरत है। जो मुझे सही लगेगा, मैं वही करूँगा। हमारी वो सालों पुरानी दोस्ती जिसे हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रखा था, जान लो तुमने उसको बहुत अच्छे से अंजाम तक पहुँचाया है। अब ना तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ और ना कभी तुमसे मिलने के बारे में सोचूँगा। उसने वाज़ेह करते जताया था। फिर इस्तेज़ाइया मुस्कुराते कहा, एक एहसान जो तुमने मुझ पर किया है, वो ये कि मुझे अपना फ़ैसला करने में बहुत आसानी पैदा कर दी है। ये कहते हुए उस पर एक उचटती निगाह डाली थी। ताबिश, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी बरसों पुराना हमारा ताल्लुक है और वो सुमामा, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। जो कहना था कह दिया। मुझसे अब किसी भी किस्म का राब्ता करने की कोशिश मत करना। वो सब कुछ खत्म हो गया है जो हमारे ताल्लुक को जोड़े रखे हुए था। वो सब कुछ तुम्हारे मरहून मन मिन्नत खत्म हो गया है। तनफ़्फ़ुर से कहते हुए उसके चेहरे पर एक निगाह डाली और लंबे-लंबे ढक भरता आगे बढ़ गया। रामीन वहीं खड़ी रह गई थी और वो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। उसके पास सवाए पछतावे के और कुछ नहीं बचा था। सो इस पछतावे के हमरा वो घर के अंदर दाखिल हो गई थी। वो सब कुछ उसने अपने हाथों से ही खत्म कर लिया था। जो मुखलिस ताल्लुक उसके पास था, उसका अफ़सोस उसे सारी ज़िंदगी रहने वाला था। उसे लगता था कि वो जब चाहे और जिस तरह भी चाहे हालात को अपने काबू में कर सकती है, पर यहाँ वो गलत साबित हुई थी। उसकी हद से ज़्यादा खुद एतमादी और दूसरों को अपनी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करना भारी पड़ रहा था। वो जब घर आया, शाम हो चुकी थी। उसको सुमामा कहीं नज़र नहीं आई। शायद वो मग़रिब की नमाज़ पढ़ रही हो, सो वो भी नमाज़ पढ़ने चला गया। जब वो वापस आया तो वो किचन में काम कर रही थी। वो इससे बात करना चाहता था, पर अभी इसको बात करना मुनासिब नहीं लगा था। इसलिए वो अम्मी के पास ड्राइंग रूम में बैठ गया। समीना बेगम खुद इन दोनों से बात करना चाहती थी, मगर तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और बुखार भी था। सो वो खाना खाने के बाद कमरे में चली गई। सुमामा भी उनके पास बैठ गई। उसने ताबिश को मुकम्मल इग्नोर किया। जो कुछ हो चुका था, वो एक फैसले पर जाकर रुक गई।
اس کا ذہن بہت زیادہ الجھاؤ کا شکار تھا۔ کل سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ پائی تھی۔ نہ ختم ہونے والی سوچوں سے الجھتے ہوئے اس نے اپنے لیے کچھ فیصلے کیے تھے۔ بس اس سے سب کو آگاہ کرنا باقی تھا۔ رات 11 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تابش محض وقت گزاری کے لیے موبائل دیکھ رہا تھا، ورنہ اس کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ صرف سواما کا انتظار کر رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے موبائل رکھ دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ عموماً کمرے میں لیٹ آتی تھی جب وہ سو جاتا۔ گھڑی 11:15 کا اندیا دینے لگی تو وہ مجبوراً کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کو ہر صورت اس سے بات کرنی تھی۔ ڈرائنگ روم میں نیم روشنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کے امی کے کمرے میں ہوگی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، مگر کمرے میں بھی نیم روشنی تھی، پر وہاں سمینہ بیگم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اسٹڈی روم اور ٹیرس بھی دیکھ لیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے تشویش سے جھانکتے ہوئے ریکنگ سے نیچے دیکھا تو وہ گھر کے داخلی دروازے کے پاس لان کو جاتی سیڑھیوں کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ باہر آیا اور چلتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس کی آمد سے انجان نہیں تھی۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی مخصوص مہک سے وہ جان گئی تھی کہ اس کی آمد کو، مگر اس کا آنا اسے عجیب لگا تھا۔ وہ اس وقت تنہا رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے گھٹنوں پر رکھے سر کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا تھا اور غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی۔ ان کے کہے گئے الفاظ اور لہجہ پھر سے آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا جس کو وہ چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ تابش چند پر کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے بات کرنے کے لیے کہا تھا، اب بات کہیں سے تو شروع کرنی تھی۔ اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو میں اٹھ کر چلی جاتی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے جانے کا تو نہیں کہا، صرف پوچھا ہے۔ یہ آپ کا گھر ہے اور آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، زبردستی جو مسلط کی گئی ہوں، اور جب چاہے جان بھی چھڑا سکتے ہو۔ اس نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ I'm sorry، اس نے ندامت سے کہا۔ سوری کس لیے؟ یہ سچ ہے، اور میں تو کب کا قبول کر چکی ہوں۔ اب آپ کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ میں کر چکا ہوں، بس تمہیں آگاہ کرنا ہے اور تمہاری اجازت چاہیے۔ اس نے بات کو دوسرے رخ سے کہا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر اس نے غیر یقینی سے دیکھا اور پھر سنبھلتے ہوئے بولی، میں نے اپنے بارے میں بہت سوچا ہے اور میں اس سلسلے میں جلد آپ سے بات بھی کرنے والی تھی، مگر اس وقت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب کر لینی چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ کرتے کہا تھا اور تابش نے اچنبے سے دیکھا کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ میں نے بہت سمجھ سوچ کر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اب زبردستی آپ پر اور اس گھر پر مسلط ہو کر نہیں رہنا۔ امی بے شک مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کے خلوص پر مجھے کوئی شک و شبہ نہیں، مگر آپ جو کل کہنے والے تھے، کہتے کہتے وہ رکی تھی۔ جلد یا بدیر وہ سب مجھے سہنا ہے۔ میں اول روز سے جانتی ہوں آپ کے خیالات کو۔ میں نے آپ کے حوالے سے کوئی خوش فہمی نہیں پالی اور نہ میں پالنا چاہتی ہوں۔ خود پر اس کی مرکوز نظریں دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے نظریں چرائیں اور پھر مزید بولی، میں نے فیصلہ کیا ہے، اب میں ہاسٹل میں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کروں گی اور کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر لوں گی۔ آپ مجھ پر ایک احسان کر دیں کہ امی کو جیسے چاہے کنونس کر لیں۔ میں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنا فیوچر خود بنانا چاہتی ہوں۔ جب فیوچر میں الگ ہونا ہے تو ابھی سے کیوں نہیں؟ جب تک ہاسٹل کا انتظام نہیں ہوتا، آپ تب تک رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے اپنے لہجے اور دل کو مضبوط کرتے کہا تھا۔ یہ تو تمہارا فیصلہ ہو گیا، میرا تو پوچھے نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ کیا چاہتے ہیں، مزید جاننے کا مجھے شوق نہیں ہے، اس نے سرد مہری سے کہا تھا۔ لیکن مجھے تو بتانا ہے میں کیا چاہتا ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ آپ اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، میں پہلے ہی سب جانتی ہوں۔ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ تم کیا جان گئی ہو میرے بارے میں، اس نے یوں کہا جیسے سچ میں انجان ہو۔ آپ صرف مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں، پوچھ کر اور کچھ نہیں۔ روحانسی ہو کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ بتاؤ نا کیا جانتی ہو میرے بارے میں، اس نے اصرار کیا۔ وہ آپ بخوبی سمجھتے ہیں مجھ سے کہلوا کر آپ کو کون سی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ یہ شخص اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنا دل سخت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا اور وہ بار بار اس کی بات کو دہرا کر خود کو اذیت نہیں پہنچا سکتی تھی۔ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے خاموش رہی تھی اور وہاں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا رکھا تھا، اپنے آپ کو سرد مہری میں سما کر اس جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی نظروں سے دور کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو اٹھتا دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے روحانسی ہوتے کہا تھا۔ بیٹھو یہاں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہیں بیٹھنے کو کہا تھا۔
उसने हैरानगी से इसके थामे हाथ को देखा। मैंने जो कहना था कह दिया, मुझसे और कुछ नहीं जानना। मुझे तो बहुत बहुत कुछ बताना है। वो बज़िद हुआ। आप प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, उसने छुड़ाने की अपनी सी कोशिश करते कहा। मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। अगर तुम मुनासिब समझो तो फिर कमरे में जाकर बात कर लेते हैं। उसने कंधे उचकाते इस्तफसार किया। इसके बदले रवैये को देखकर तज़ब्ज़ुब का शिकार होकर रह गई थी और फिर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। इसका लहजा और उसकी आंखें कोई और ही कहानी सुना रही थी, इसलिए कमरे में जाने की बजाय इसको ये जगह मुनासिब लगी थी। अम्मी रिसेप्शन का पूछ रही थी, तुम क्या कहती हो? अम्मी को और बहुत से लोगों को जो खदशात हैं हमारे रिश्ते को लेकर, अब इन्हें आगाह कर देना चाहिए। हम जल्दी कोई डेट फाइनल कर लेते हैं। उसने यूं कहा जैसे कुछ छोटा-मोटा प्लान है जो बैठे-बिठाए तय कर लिया हो। इस सब का कोई फायदा नहीं है। जब हमारी अलैदगी हो जाएगी तो लोगों को बताने की क्या जरूरत है? उसने तनफ्फुर से हाथ छुड़ाते कहा था। तुम्हें किसने कहा हमारी अलैदगी हो रही है? हम साथ में भी कम हैं। मैंने आपको अपने फैसले से आगाह कर दिया है, तो इन सब की अब कोई हैसियत नहीं है। उसने साफ गोई से कहा, तुमने सिर्फ अपनी बात की है, मेरी राय तो जानी नहीं। उसने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था और वो भवें सुकेड़कर उसे देखने लगी। आखिर वो चाहता क्या है? आपने मुझे कल भी तो छोड़ना है। इस सब से आपको क्या साबित करना चाहते हैं? जो लोग हमारे रिश्ते के बारे में नहीं जानते, वो भी जान जाएँ। आप क्यों मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? मैं तो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ। हमारी शादी हुई है तो सबको मालूम हो जाना चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में। आप चाहते क्या हैं? उसने ज़िद छुते हुए पूछा था। तुम्हें चाहता हूँ। क्या? उसने उसकी जानिब देखते इस्तफसार किया जो उसने सुना है। क्या वो सच है? ये छोटा-सा इकरार भी उसका दिल धड़का गया था। उसने अपनी समात पर शुबा करते हुए कहा था, ये कैसा मज़ाक है? मैं इस वक़्त सीरियस हूँ और आप? मैं भी तो सीरियस हूँ। मैंने कब तुम्हारे साथ पहले कोई मज़ाक किया है? उसने अबरोज उचकाकर आराम से कहा था और उसका आराम गायब हो गया। बेशक आपने पहले नहीं किया लेकिन अब तो कर रहे हैं। मैंने जो कहना था कह चुकी हूँ। आप बात को घुमाए नहीं। यार मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुमसे कुछ वाज़ेह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। सारी बात तुमने की थी और मैंने सिर्फ़ इतना कहा था कि मैं कोशिश करूँगा। मैंने कोशिश की मगर मैं कामयाब नहीं हो सका। इसलिए मैं हार मानता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहता हूँ और मुझे तुम अच्छी लगती हो। आपकी तबीयत ठीक है? उसने तशवीश से पूछा। तुम्हें लग नहीं रही? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाते हैरानगी से कहा था और इसका हैरान होना बनता था। उसकी आंखों में अपना ये देखकर भी यकीन करना मुश्किल था। आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। सच बता रहा हूँ, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। और बेवकूफ़ क्यों बनाऊँगा? रामीन से झगड़ा हो गया या फिर अम्मी की वज़ह से मुझे बहला रहे हैं? मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ, तो इन सब का क्या जवाब बनता है? रामीन से झगड़ा तो नहीं, अलबत्ता उसने मुझे खरे और खोटे का फ़र्क करना सिखा दिया है। मैं एक बात अच्छे से जान गया हूँ कि हर चमकती सी चीज़ सोना नहीं होती और मैं इसका ये एहसान कभी भी नहीं उतार पाऊँगा। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए ख़यालात और ख़दशात थे, वो तुम्हारी संगत में दूर हो गए हैं। कुछ लोगों के साथ चंद पल गुज़ार कर भी उनको जान जाते हैं और कुछ लोगों को हम साथ में सारी ज़िंदगी गुज़ार कर भी नहीं समझ पाते। मेरे साथ भी कुछ इस तरह का मामला हुआ है और मैं एक बात जान गया हूँ, तुम्हारा साथ मेरे लिए खुशनसीबी की बात है और जिसको मैं खोना नहीं चाहता। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो अभी भी गैर यकीनी से बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैं कौन से फ़ॉर्मूले बता रहा हूँ कि समझना मुश्किल है? जहाँ तक मेरा ख़्याल है, तुम मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हो, बस यकीन नहीं कर रही। मगर गुज़रते वक़्त के साथ तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ, वो सच है। पहले तो मुझे अपनी फ़ीलिंग्स का खुद नहीं एहसास था और मैं मानने से भी इनकारी था। मगर गुज़रते वक़्त के ने तुम्हारी अहमियत कब मेरे दिल में डाल दी, मुझे खुद भी नहीं मालूम। और आमीन, वो कहाँ है? उसकी बातों पर मुहर सब लगाने को दिल लपक रहा था, मगर आमीन को चाहकर फरामोश नहीं कर सकती थी। उसने अपना ख़दशा बयान किया। वो कहीं नहीं है मेरी ज़िंदगी में। वो मेरी अच्छी दोस्त थी और मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। वो मेरे साथ सर्वाइव कर सकती है, मेरे नज़दीक ये सब कुछ काफ़ी था। लेकिन जब वक़्त आया तो उसने ही सबसे पहले हाथ छुड़ाकर अपने ख़दशात बयान किए। मैं उसकी मजबूरी और बातों को समझता था, इसलिए मैं अपने दिल में रामीन के लिए बदगुमानी पैदा नहीं की। फिर अपनी अम्मी की तबीयत के बायस जो सही लगा वो किया। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर गुज़रते वक़्त के साथ मेरे ख़यालात और जज़्बात बदल गए। मैंने जो हद कायम की थी उससे कभी नहीं आगे बढ़ सका।
लेकिन जब इसका चेहरा आया हुआ तो मेरे लिए वापसी और आसान हो गई। मैं रामीन की उम्मीद खत्म कर देना चाहता था, अपने फैसले से आगाह कर देना चाहता था, और उसने अपनी हकीकत और ख्यालात यूं आश्कार किए कि अब मुरब्बत बरतने का भी जवाब खत्म हो गया है। मैं इस बात का तहे दिल से इकरार करता हूँ कि मेरे लिए मेरी अम्मी की पसंद की गई लड़की ही अब मेरी पसंद है। जो खूबियां देखकर मेरी अम्मी ने तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल करने का सोचा था, और अब मैं उन खूबियों का एतराफ कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना और जिंदगी की गर्म और सर्द हवाओं में तुम्हें अपने हमरा देखना है। उसने होले से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते कहा। जो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है और अब मुझे भी उसे बदले में मोहब्बत देना चाहता हूँ। कौन लड़की? उसकी बातों के हिसार से आजाद होते उसने जानना चाहा। तुम जानती हो उसे अच्छे से। वो रिश्ते में मेरी वाइफ है। उसने होले से मुस्कुराते कहा। ऐसा कुछ नहीं है। उसने नजरें चुराते कहा था। तुम छुटला सकती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही जाहिर कर रही हैं। उसने महसूस होते कहा था। और सुमामा घबराते हुए बिला वजह ही अपना दुपट्टा सेट करने लगी थी। तो चमचम हो के बाद बोला, तो फिर बताओ ना, हम कब तक वलीमे का फंक्शन रखें? बल्कि शादी को एक नए सिरे से करते हैं। तब तो महज एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम भी खुश हो इस रिश्ते से और मैं भी। तो क्या अब हम अम्मी का ख्वाब ना पूरा करें? वो जो कई सालों से मुझे दूल्हा बने देखना चाहती थी, और साथ में कुछ मख्फी इशारे भी दिए हैं, इनको भी पूरा करेंगे। घूमने फिरने निकलेंगे। उसने बैठे बैठे सब प्लान तरतीब दे दिया था। जब आपने सब डिसाइड कर लिया तो मेरे सेमेस्टर के बाद कोई डेट रख लें, उसने आहिस्ता से कहा था। उसको तो इस काया पलट के जाने पर अभी भी यकीन करना मुश्किल था, मगर ताबिश का लबो लहजा उसकी सच्चाई की गवाही दे रहा था। हम चांद की रोशनी में टहलते हुए बाकी सब तैयारियों के बारे में मिलकर डिसाइड करते हैं। कल अम्मी जब हम दोनों को बिठाकर हमारे ताल्लुक के बारे में पूछें तो इन्हें मेरे लफ्ज़ों से ज़्यादा तुम्हारी बात और तुम्हारे लहजे पर ज़्यादा यकीन हो। मुझे लगता है मैं इनका बेटा नहीं, बहू हूँ, जिसके साथ वो इतना नारवा सलूक करती। कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ थाम लिया। वो उसकी हमराही में कदम बढ़ाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर है भी तो अब मुझे ये सब कबूल है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। वो दोनों इस बात पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे की जानिब देखा था और हर चीज़ जैसे मुकम्मल लगने लगी थी। उसके दिल की मुराद यूँ पूरी हो जाएगी उसने गुमान नहीं किया था। उसने हमेशा दुआ की थी, उस एक ऐसे साथी की जो उसके साथ मुखलिस हो और जो सिर्फ़ उसका हो। उसकी दुआ कबूल हो गई थी। उसको खुद से कुछ नहीं कहना पड़ा था और ना कहने की ज़रूरत पड़ी थी। वो इसके इकरार से खुश थी और नाशुक्री कैसे कर सकती थी? इसका हाथ थामे उसने मुस्कुराते हुए चाँद को देखा था, जो इनकी मोहब्बत का गवाह बन गया था।